बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और आज अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें है कंपाउंड, मिक्सचर और इन दोनों में डिफरेंस। तो कंपाउंड क्या है? When element of different substances combine chemically with the fixed ratio by mass, that substance is called compound। जब मुख्तलिफ चीजें फिक्स मैस के लिहाज से, फिक्स रेशियो बाय मैस के लिहाज से और मिलें और उनमें केमिकल रिएक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो जैसे H2O ये कंपाउंड है, CO2 ये कंपाउंड है, NaCl ये भी कंपाउंड है। अब टाइप्स क्या होती हैं? दो इसकी बेसिक टाइप है कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें क्रिस्टल लैटिस बनते हैं जिसमें पॉजिटिव के गिर्द नेगेटिव और नेगेटिव के गिर्द पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है उनमें क्रिस्टल लैटिस बनते हैं और पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयन और नेगेटिव के गिर्द पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहला इसका पॉइंट क्या है? इनमें क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। इनमें इनको फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर किया जाता है, फार्मूला यूनिट्स, यानी एम्पिरिकल फार्मूला से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल देखें। आमतौर पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। NaCl सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, CaCl2 कैल्शियम मेटल नॉन मेटल। तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद इनकी जो दूसरी टाइप है वो है कोवलेंट कंपाउंड्स। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो ये क्रिस्टल में पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 2, उनको एम्पिरिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो करते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है CO2 H2O C6 H12 H2SO4 NH3। तो ये सारे जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये कंपाउंड्स की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सचर। When substances are physically mixed without any ratio, they are called mixture। जब चीजें आपस में किसी भी फिक्स रेशियो के बगैर मिलती हैं फिजिकली तो that substance is called mixture। उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। आप घर में बहुत सारी चीजें यूज, चाय पीते हैं, टी, तो इसी तरह फूड जो सालन बनाते हैं आप, सॉयल, आइसक्रीम, ये सब क्या है? एक ये मिक्सचर है। अब इनकी कंपोजिशन के लिहाज से इनकी दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस that mixture
which have uniform composition throughout. यूनिफॉर्म जिसकी कंपोजिशन होती है शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तरह की कंपोजिशन होगी, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे आप कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट पहले सिप से लेकर एंड तक सेम एक जैसे रहता है, तो उसकी कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म। अब एक यूनिफॉर्म जिनकी कंपोजिशन होगी ने होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन में फर्क पड़ जाता है। जैसे सॉइल है, मट्टी है, आप मट्टी लेते हैं तो किसी जगह में रेत वाली मट्टी है, किसी जगह और तरह की है, खाद वाली है, किसी और तरह की है, तो मट्टी की प्रॉपर्टीज वो क्या होती जाएंगी? बदलती जाएंगी। इसी तरह अगर आप चाय में चीनी वैसे डाल देते हैं, आप मिक्स नहीं करते हैं, तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से आपको इतनी मीठी चाय नहीं मिलेगी जितनी एंड वाले सिप लेने से मिलेगी, क्योंकि उनकी कंपोजिशन क्या है? एक जैसी नहीं है, चेंज है, तो उसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो दो तरह के जो मिक्सचर थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब हमारा इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कि कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में और मिक्सचर। अब जो कंपाउंड है, पॉइंट वाइज इसे डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है कि जो कंपाउंड है उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, जबकि मिक्सर जो है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है। जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन। और अगर मिक्सर की बात करें तो वो क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन। केमिकली जब चीजें मिलती हैं तो फिर कंपाउंड बनता है, जब फिजिकली मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। उसके बाद जो कंपाउंड है does not show the properties of its component, does not show properties its components। अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी जो है उनको कंपाउंड शो नहीं करता। जैसे देखें H2O2 H2O। अब ये कंपाउंड है और ये दोनों क्या हैं? उसके कंपोनेंट्स। तो वाटर इनकी प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको शो नहीं करता, लेकिन जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। शोज प्रॉपर्टीज इट्स कंपोनेंट्स। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय जो है उसमें आपको चीनी का टेस्ट आ रहा है, पत्ती का टेस्ट आ रहा है, पानी का टेस्ट आ रहा है, दूध का टेस्ट आ रहा है। तो जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है, जबकि कंपाउंड नहीं करता है। उसके बाद जो कंपाउंड होता है इसकी कंपोजिशन जो है फिक्स होती है। फिक्स कंपोजिशन बाय mass। जबकि इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स कंपोजिशन।
भाई जैसे जब हम पानी बनाते हैं तो इसकी रेशो निकालें H2 जमा O2 H2O तो 232 इसकी रेशो निकालें 2 into 16 1 into 8 यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे तो फिर 9 ग्राम वाटर बनेगा। ठीक, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, जब तक ये नहीं होगी वाटर नहीं बनेगा तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैथ के लिहाज से रेशो क्या होती है, फिक्स होती है। ये 1 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, दोनों 9 ग्राम वाटर बनाएंगे। और यहाँ जैसे आप चाय बनाते हैं तो कभी आप उसमें दूध ज्यादा कर देते हैं, कभी पत्ती तेज कर देते हैं, कभी पानी, कभी चीनी। इसी तरह जब आप कोई सालन बनाते हैं तो कोई खाना बनाते हैं तो उसकी में भी कभी नमक तेज हो जाता है, कभी मिर्च तेज हो जाती है, उसकी कंपोजिशन क्या हो जाता है, बदल जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो इसके कंपोनेंट्स है कंपाउंड के, उनको आसानी के साथ इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। डज नॉट सेपरेट कंपोनेंट्स इजीली, आसानी के साथ उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप चाहते हैं कि H2O में से हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो ये बहुत बड़े लेवल पर जाकर बड़ी मुश्किल से सेपरेट हो जाए। लेकिन अगर आप एक चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो उसे बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी जो है वो वेपोरेट हो जाएगा, बाकी चीनी रह जाएगी। इस तरह उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन बी सेपरेटेड इजीली। उसके बाद जो कंपाउंड होता है इसको मॉलिक्यूलर, एवरी कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले से जाहिर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से जाहिर किया जाता है और अमोनिया को NH3 से जाहिर किया जाता है। तो हर कंपाउंड का फार्मूला होता है, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला, डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो कंपाउंड है ये होमोजेनियस होते हैं। एवरी कंपाउंड इज होमोजेनियस, होमोजेनियस। ये नहीं होता कि इनकी कंपोजिशन हेट्रोजेनियस हो जाए, क्योंकि इनमें फिक्स मैस है और केमिकल रिएक्शन होता है, तो इनकी कंपोजिशन जो है वो होमोजेनियस होती है। और जो मिक्सचर है अभी हमने पढ़ा भी था कि ये होमोजेनियस भी होते हैं और हेट्रोजेनियस भी होते हैं, यानी इनकी कंपोजिशन जो है एक जैसी भी होती है और बाद जगह पर चेंज भी हो जाती है। उसके बाद सातवां पॉइंट ये था कि इनका शार्प फिक्स जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह वाटर का कितना है 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और तो इसका भी फिक्स है। इसी तरह इनका जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट बुक में नहीं है, हम इसके एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। तो कंपाउंड की एग्जांपल क्या है, H2O CO2 NH3, ये कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। अगर मिक्सचर की बात करें तो
तो उनमें आ गई कोक, टी, आइसक्रीम, पेस्ट एक्सेट्रा। तो दीज आर द बेसिक differences between compound and mixture। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है relative atomic mass, atomic number and atomic mass। atomic number and atomic mass, एटम का नंबर। अब एटम जो है उसके डायग्राम देखते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस आ गया। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 और ये 4। तो जब हम नंबर या मैस की बात करेंगे तो हमारा लिंक सिर्फ न्यूक्लियस के साथ होगा, न्यूक्लियस के साथ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is called atomic number in the nucleus of an atom. The number of proton in the nucleus of an atom is called atomic number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो कभी किसी दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन हर एक के लिए फिक्स है। तो जैसे ये मैंने 6 का प्रोटॉन लिखे हैं, इसको Z से की सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जनाब कितने प्रोटॉन है? 6। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 6। हमें एटॉमिक नंबर से भी एलिमेंट की पहचान हो जाती है। और ये जो है कार्बन है। इसी तरह देखें, प्रोटॉन जो है वो 11 है और न्यूट्रॉन जो है 12 है। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया है। तो कितने प्रोटॉन है? 11। तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ये सोडियम है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिंबल में यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 17 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में 1 है, कार्बन में 6 है, सोडियम में 11 है। तो एटॉमिक नंबर जो है किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को क्या करता है? ज़ाहिर करता है। उसके बाद आता है जी मैस नंबर। मैस नंबर, जो मैस नंबर है एटम का सारा मैस एटम के न्यूक्लियस की वजह से है। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर उसके शेल पाए जाते हैं। तो जो एटम का सारा द होल मैस ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The number of proton plus neutrons is called mass number। mass number या atomic mass, atomic mass। इसे हम इन दोनों को जमा कर लें तो जो आंसर होगा वो उसका मैस नंबर होगा या एटॉमिक मैस होगा। तो उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो 11 प्लस 12 ये कितने हो गए? 23। तो मैस क्या है? 23। इसी तरह जो कार्बन है उसका मैस जो है वो 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है,
इसी तरह नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो ये मैंने मुख्तलिफ मैच नंबर लिखे हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके आते हैं। यानी कार्बन की बात करूं तो 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 प्रोटॉन और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन। इनको ऐड कर लें, 6 + 6 12, 8 + 8 16। ए से इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था मैथ नंबर। अब इसी से टॉपिक बना रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास है रिलेटिव किसी चीज के लिहाज से। जैसे आप पहले जो हमारे वेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, तो एक तरफ हम क्या रखते थे, कोई वजन रखते थे 1 kg 2 kg 3 kg, और दूसरी तरफ कुछ चीज रख के उसका मैस उसके बराबर करते थे, तो उसका उतना मैस होता है। अब साइंस में भी ये टर्म इस्तेमाल की जाती है रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसमें स्टैंडर्ड बनाया गया है कार्बन 12। वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12। अब इस कार्बन एटम के 12 हिस्से अगर आप कर लें, जैसे ये मेरे पास एक कार्बन का एटम है, तो मैं इसके क्या करता हूं, 12 हिस्से कर लेता हूं, छोटा करता जाऊं। जब 12 हिस्से इक्वल हो जाए तो एक हिस्से का जो मास होगा उसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, फर्ज कर लें ये जो है मेरे पास आ गया, तो ये इसका 12वां हिस्सा है, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1/12, 12वां हिस्सा। अब ये 12वें हिस्से से कोई चीज कितनी भारी है, वो उसका कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई भी चीज एटॉमिक मास यूनिट से, यानी उसके 12वें हिस्से से, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितनी उसका वेट ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं इसका लिंक करूं ग्राम्स में, तो 1 इसको AMU से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU इक्वल होता है 1.86 × 10⁻24 ग्राम। इतने ग्राम के मुताबिक 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट से कोई चीज कितनी भारी है, उसका मास कितना ज्यादा है, वो उसका कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। किससे, कार्बन 12 जो है उसके आपने कितने हिस्से कर लेने हैं, 12 में से हर एक हिस्से का मास कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। और कोई चीज एक एटॉमिक मास यूनिट से कितने गुना भारी है, वो उसका कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसका जो रिलेशन है ग्राम्स के साथ, ये मैंने यहां पर ये लिख दिया है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.86 10⁻24 ग्राम। 1.866 × 10⁻24 ग्राम। तो ये था जनाब अली, मैं आपको